Hello students, my name is Taiba and today we will be studying about erythropoiesis and erythropoietin. So, what is erythropoiesis? Erythro mean red blood cell and poiesis mean production. So, what are the erythropoietin production sites? First one is peritubular interstitial cells of kidney. तो जो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी होते हैं ये मेनली जो होते हैं पीसीटी में प्रोड्यूस होता है। वैसे तो किडनी के जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं उनके पास इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है ये पीसीटी में 90% प्रोड्यूस हो रहा होता है एरिथ्रोपोइटिन और कॉर्टेक्स में। और सेकेंडली के लीवर में भी 10% एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन ये प्रीनेटल या पेरीनेटल, प्रीनेटल यानी जब फीटस होता है उस स्टेज में ये लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है एरिथ्रोपोइटिन को, लेकिन बर्थ के बाद भी लीवर प्रोड्यूस करता है। बर्थ के बाद लीवर और किडनी दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बर्थ से पहले सिर्फ लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो नेचर क्या है एरिथ्रोपोइटिन की? इट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड पॉलीपेप्टाइड, और इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। फंक्शन ये क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है। किस तरह? स्टिमुलेट्स इमेच्योर आरबीसीज टू फॉर्म मेच्योर आरबीसीज। ये इमेच्योर जो आरबीसीज होते हैं उनको मेच्योरेशन करवा के फिर आरबीसीज की प्रोडक्शन कराता है। फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं? तो इसमें पैथोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल आ सकते हैं और कुछ कैंसर आते हैं। पैथोलॉजी वो होती है जो किसी डिजीज़ की वजह से हो, जैसे एनीमिया हो गया। एनीमिया में ये होता है कि आपके आरबीसीज कम हो जाते हैं, तो किडनी क्या करती है? मैक्सिमम ट्राई करती है कि आपकी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को कंपनसेट कर सके। तो क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। डिक्रीज ब्लड फ्लो या इस्कीमिया ब्लड फ्लो कम होने को ही कहते हैं। तो जब ब्लड फ्लो कम होगा तो आरबीसीज जो है वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? तब भी मतलब कि आरबीसीज तो आपके पास हैं, लेकिन वो डिफरेंट बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तब भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो गया है तो भी क्या हो जाता है कि एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लंग डिजीज़, तो इसकी वजह से भी लंग्स डिजीज़ होगी, तो ऑक्सीजन जो है हम सही तरह से लंग्स में रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज़, जिस तरह मैथ हीमोग्लोबिनीमिया, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये भी एक डिजीज़ है। इस डिजीज़ में भी जो आरबीसीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इस केस में भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कार्डियक डिजीज़ अगर आपको हो गई है, डैमेज टू रीनल सर्कुलेशन, जैसे कि हमें पता है किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन करनी है, अगर उसको डैमेज हो जाएगा तब भी, तो बाकी रीनल सर्कुलेशन में अगर डैमेज आ गया तब भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से आते हैं? फिजियोलॉजिकल यानी कि जो नॉर्मल कंडीशंस में आपके एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, यानी कि डिजीज स्टेट ना हो, नॉर्मल हो। जैसे एंड्रोजन अगर आप आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन ले रहे हो, जिस तरह कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए, तो उनमें क्या होता है? वो टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं अगर आप, कैटेकोलामाइंस, हाई एल्टीट्यूड कोबाल्ट, हाई एल्टीट्यूड पे। नेक्स्ट वी विल सी प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन किस तरह होती है? फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाइपोक्सिया इंडिसिबल फैक्टर किस तरह वर्क करता है? जिस तरह हाइपोक्सिया इंडिसिबल फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो क्या होता है? जो हमारे पास PHD2 होता है, ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज 2, ये एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। हाइड्रोक्सिलेशन क्योंकि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर के दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट एंड सेकंड इज बीटा सब यूनिट। PHD2 जो होता है ये सिर्फ अल्फा सब यूनिट की हाइड्रोक्सिलेशन करता है, यानी कि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साइड्स पे अटैच हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं तो ये एक और प्रोटीन आती है वॉन हाइपरलिंडो, ये इसे कहते हैं VHL प्रोटीन। ये टारगेट करती है, जब ये प्रोटीन आएगी कि तब भी HAF को टारगेट करेगी जब उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हुए होंगे। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके साथ अटैच हुए होंगे तो ये क्या करेगी? उसको टारगेट करेगी कि प्रोटियोसोम जो है उसकी आके डिग्रेडेशन कर दें। तो प्रोटियोसोम्स आएंगे, प्रोटियोसोम्स आके बस HAF फैक्टर की डिग्रेडेशन कर देंगे। तो HAF फैक्टर जो है इसकी जब डिग्रेडेशन हो जाएगी तो ये एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। किस तरह? मतलब HAF और एरिथ्रोपोइटिन का जो लिंक है वो इस तरह है कि HAF ने आके एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ, ये HAF है, इसने आके एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ बाइंड करना होता है। जब ये एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा? ये एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी। तो इधर क्या है? क्योंकि HAF तो डिग्रेड हो गया तो ये एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा और एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन कब नहीं होती? जब हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा है। पॉलीसाइथीमिया वेरा एक डिजीज़ कंडीशन है, इसमें सेल्स जो हैं वो हमारे RBCs, WBCs जितने भी टाइप के सेल्स हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें पहले ही आपके पास ज़्यादा RBCs हैं तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि हमें RBCs नहीं चाहिए। तो सेकंड कंडीशन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती। तो जब हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो ये फ्री फॉर्म में पड़ा होगा। जब फ्री फॉर्म में ये पड़ा होगा तो ये जाके एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ लग जाएगा। जब एरिथ्रोपोइटिन जीन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा?
एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये किन कंडीशंस में होता है? जहाँ हमें आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिस तरह एनीमिक कंडीशन में हो रहा होता है, हाई एल्टीट्यूड, जैसे हमने पढ़ा जिन कंडीशंस में एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो रही होती है, तो तब हमें ये वाला मैकेनिज्म जो है ये चल रहा होता है। तो व्हाट इज़ वोन हाइपर-लिंडाउ? ये क्या चीज़ है? ये क्यों एचआईएफ को टारगेट करती है कि वो डिग्रेड हो जाए? तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। तो ये क्या करता है? ट्यूमर को सप्रेस कर देता है, किसी भी टाइप का ट्यूमर। ये होता है कि ये कंपोनेंट होता है ऑफ E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, ये उसी का एक कंपोनेंट होता है। तो ये क्या करता है, जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं करवानी होती तो ये एचआईएफ को डिग्रेड कर देता है ताकि आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो और ट्यूमर का चांस कम हो जाए। सो नाउ वी विल से हाउ एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन डिफरेंट प्रोजेनिटर सेल्स की प्रोडक्शन के नंबर को ज़्यादा कर देता है, जिससे क्या होता है कि एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होती है। इसमें डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, GATA1, GATA2, FOG1। तो ये डिफरेंट स्टेप्स पे जाके एक्ट कर रहे होते हैं। देखेंगे स्टेम सेल लीनिएज किस तरह, स्टेम सेल से आगे लीनिएज किस तरह चल रही होती है। सबसे पहले आते हैं स्टेम सेल्स, फिर आता है अर्ली बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, लेट बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है GATA1, वो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट और प्रोनॉर्मोब्लास्ट सिर्फ इन तीनों के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। और GATA2 जो होता है इसका काम है इस डिफ्रेंसिएशन, प्रोजेनिटर सेल्स की डिफ्रेंसिएशन को स्टार्ट करना। तो ये स्टार्ट करता है, और जो GATA1 होता है वो सिर्फ इन बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और प्रोनॉर्मोब्लास्ट के ऊपर एक्ट करके इनकी डिफ्रेंसिएशन करवा रहा होता है। तो GATA2 क्या होता है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इनिशिएशन ऑफ एरिथ्रोसाइट डिफ्रेंसिएशन करवा रहा होता है। जैसे कि इधर हमने देखा इनिशिएशन GATA2 का काम है कि इनिशिएशन किस तरह का आता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से फर्दर डिफ्रेंसिएशन करवा रहा होता है। और जैसे हमने देखा GATA2 जो होता है वो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर इसकी इनिशिएशन करवा रहा होता है इस सारे डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस की। तो बाद में क्या होता है, GATA1 आता है। GATA1 जो होता है वो अकेले काम नहीं कर सकता, ये FOG1 के साथ अटैच होकर फर्दर प्रोसेस को इनिशिएट करता है। GATA1 लेवल इंक्रीज टिल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट। तो जैसा कि हमने देखा GATA1 इन तीनों के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, तो इसका लेवल जो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट तक इंक्रीज होगा, बाद में इसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। GATA1 इज एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल्स इन अर्ली प्रोजेनिटर सेल्स। लो लेवल्स पे, क्योंकि अर्ली जो है वो GATA2 काम कर रहा होता है, तो तब GATA1 जो है एक्टिव नहीं होता, ये इसके लो लेवल ही रहता है। तो लो एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स कब होते हैं? जब कोई रीनल डिजीज़ हो या पॉलीसाइथीमिया वेरा। जैसे रीनल डिजीज़ उसमें किडनी सेल्स जो है वो काम। क्लिनिकल इंडिकेशंस और यूजेस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, तो जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो उन पेशेंट्स में यूज़ होता है, क्योंकि उनकी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो उनको आर्टिफिशियल एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में देते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स जो है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते, तो मैलिग्नेंसी एंड कीमो एसोसिएटेड एनीमिया, इनकी जिनको मैलिग्नेंसी कैंसर वगैरह होता है, उनको कीमोथेरेपी लग रही होती है, तो उससे क्या होता है कि उनके हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनमें एनीमिया हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, फॉर एग्जांपल रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एनीमिया ऑफ प्री मैच्योरिटी एंड पेरी ऑपरेटिव यूजिस, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड वगैरह ज़ाया हो जाता है, तो एनीमिया, उसमें भी एनीमिया हो सकता है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है। यूज्ड बाय एथलीट्स टू इम्प्रूव एरोबिक परफॉर्मेंस। एथलीट्स जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने हैवी एक्सरसाइजेज या हैवी वर्क करना होता है, तो क्या करते हैं वो आर्टिफिशियल एरिथ्रोपोइटिन लेते हैं ताकि उनके आरबीसी ज़्यादा हो, ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स को सप्लाई हो और उनकी एरोबिक परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जो एरिथ्रोपोइटिन देते हैं उसको हम इपोजन या इपोइटिन अल्फा कहते हैं। ये एक रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन होता है, तो इसका ये नाम है। तो इसके साइड इफेक्ट्स हम देखेंगे, इससे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जॉइंट पेन होती है, बोन पेन होती है, मसल पेन होती है और मायोकार्डियल इन्फाक्शन सॉरी। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। पहले हमने पढ़ा था एरिथ्रोपोइटिन की साइट्स क्या, अब हम पढ़ेंगे साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। फीटस में ये लीवर में एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, एडल्ट में जाके ये बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है। मैरो में मेनली ट्रेबेकुलर बोन, और ये ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स में होती है। ट्रेबेकुलर बोन क्या होती है? इसको हम कैंशलस बोन या स्पंजी बोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई स्पंजी होती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन इधर ज़्यादा हो रही होती है। और ये एपिफिसिस इसको कहते हैं, क्योंकि ये हेड रीजन जो होता है इसको एपिफिसिस कहते हैं। और ये जो होती है कॉर्टिकल बोन होती है, ये डायफिसिस में होती है। तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है आरबीसीज की वो ट्रेबेकुलर बोन, एपिफिसिस की ट्रेबेकुलर रीजन में हो रही होती है। तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? फर्स्ट स्टेप इज प्रोनॉर्मोब्लास्ट, या इसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी कह सकते हैं। इस फॉर्म में क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट स्टेज आती है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अब क्या होता है इस स्टेज में, क्योंकि आरएनए होता है, पहले डीएनए था, डीएनए अब आरएनए में ट्रांसक्राइब हो चुका है, तो आरएनए की वजह से इसमें क्या होता है कि इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का कलर आरएनए की वजह से होता है। तो ये जो दो स्टेजेस हैं ये हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की।
नेक्स्ट आती है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। इसको पॉलीक्रोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज पे आके आरएनए तो पहले ही था, तो कुछ ट्रांसलेशन भी हो जाती है और प्रोटीन्स आरएनए से बन जाती हैं, तो इसलिए कुछ कलर जो है वो रेडिश कलर अपीयर होता है, तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो इसको इसलिए कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। नेक्स्ट स्टेज आती है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको लेट या पिक्नोटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन पे आके मैक्सिमम प्रोटीन, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो मैक्सिमम बन की होती है, तो इसका कलर रेडिश अपीयर होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक। पिक्नोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की इसमें श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है, पिक्नोसिस कहते हैं न्यूक्लियस श्रिंकेज को। तो रेटिकुलोसाइट्स जब बनते हैं तो इस कंडीशन पे आके जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, वो ऐसे उनके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स के बाद आरबीसीस बनते हैं, तो इस स्टेज में रेटिकुलोसाइट्स से लेकर आरबीसीस तक हमें 5 डेज लगते हैं। प्रोनॉर्मोब्लास्ट से लेकर पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ये माइटोटिक फेज होता है और ये सेल साइकिल में हो रहा है। जैसे हमें पता है माइटोसिस, इसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है, जैसे कि इधर देखें पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट तक सेल की डिवीजन हुई है, लेकिन नेक्स्ट जाके एक सेल से एक ही बन रहा है, इधर जाके माइटोसिस नहीं हो रही। तो पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट से लेकर आरबीसीस तक, मैच्योर आरबीसीस तक की जो स्टेज है वो पोस्ट माइटोटिक और नॉन डिवाइडिंग है, इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा। तो ईच डे हमारे पास 10⁻12 एरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इधर हम देखते हैं स्टार्ट से लेकर इसकी लिनिएज। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ा है, सबसे पहले टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, फिर आते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, उनसे बनते हैं प्रोजेनिटल बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बनता है प्रोजेनिटल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, फिर कुछ प्रिकर्सर्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट या अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। तो हमने देखा था कि आरएनए की वजह से इसका कलर ब्लू आता है, इसलिए इसको बेसोफिल कहते हैं। फिर आता है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट या इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। तो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है कि आरएनए और हीमोग्लोबिन दोनों बने होते हैं, तो आरएनए की वजह से ब्लू कलर होता है और एचबी की वजह से रेड कलर होता है, तो डिफरेंट कलर्स आते हैं, इसलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसको लेट एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन इसमें मैक्सिमम जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए इसका पिंकिश कलर आता है। नेक्स्ट वन आता है रेटिकुलोसाइट, फिर आता है एरिथ्रोसाइट, अब मेच्योर आरबीसीस जाके बन जाता है। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा स्टेजेस के बाद मेच्योर एरिथ्रोसाइट बनता है। एज सेल्स प्रोसीड टू मेच्योरेशन स्टेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन डिक्रीजेस एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड कलर शिफ्ट्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक। तो जैसे हमने देखा था पिछले पेज में कि जब स्टार्ट में प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आता है, तो जैसे जैसे आगे मैच्योरेशन की स्टेज होती है क्रोमेटिन की कंडेंसेशन कम होती जाती है। तो जब क्रोमेटिन की कंडेंसेशन कम होती जाएगी तो न्यूक्लियस जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसे कि आपने देखा इधर जाके मैक्सिमम, तो यही लिखा है कि जब मैच्योरेशन प्रोसीड होती है तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन कम होती है और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कलर जो है वो ब्लू से पिंक जो है उसमें ट्रांसफ़र होता जाता है। तो दैट्स वन इज़ एरिथ्रोपोइटिन एंड एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में।